दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। और इस मुबारकबाद के हकदार तमाम सो कॉल्ड मुजाहिदीन के लिए ताली पीटने वाले हैं जो अब तक दमिश्क से बशारुल असद के हटाए जाने पर खुशी मना रहे थे। अब उनको स्वागत करना चाहिए इसराइल का, क्योंकि दमिश्क में इसराइल आ गया है। इसराइल दमिश्क में घुस चुका है। और आप जानते हैं कि किसी भी देश में दूसरे देश की सेना अगर घुस जाती है राजधानी में तो उस देश का कब्जा हो जाया करता है जिस देश की सेना वहां मौजूद होती है। बशारुल असद के हटाए जाने के बाद इसराइल ने वो काम कर दिया जो अब तक वो नहीं कर सका, और वो यही काम कर सका है कि उसने गोलान हाइट्स पर कब्जा बढ़ा दिया, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, सीरिया के कई इलाकों पर उसने हमला कर करके नेस्तनाबूद कर दिया, कई इलाकों को आग लगा दिया, कई गांव देहातों को बिल्कुल तबाह कर दिया, मकानों को जमींदोज कर दिया। और बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको कहा जाए कि गाजा से भी ज्यादा हिस्सा, उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। और यहां तक कि राजधानी दमिश्क से महज 20 किलोमीटर के फासले पर वो रह गया है। और ये 20 किलोमीटर का फासला भी बस नाम मात्र है, क्योंकि जिस 20 किलोमीटर के दायरे में वो घुस चुका है वो दमिश्क का गांव देहात का एरिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि वो सीरिया के भीतर राजधानी दमिश्क में एंटर कर चुका है। और जैसे ही वो शहरी क्षेत्र में आएगा वैसे ही जो सो कॉल्ड रिबल हैं, तथाकथित जो बागी हैं, बगावत करने वाले हैं, हयात तहरीर अल शाम, नए नए जो मुजाहिदीन बने फिर रहे हैं, जिनका नाम है, मुजाहिदीनों के आका का नाम है अल जुलानी। और ये अल गुलानी कहें या चाहे अल जुलानी कहें, जो शख्स अपनी राजधानी, अपने इलाके को ना बचा सका, वो आखिर क्या सीरिया को चलाएगा। ये दमिश्क पर कंट्रोल करने वाले ये जो रेबल्स अपने आप को कह रहे हैं, इनकी मौजूदगी के बावजूद भी सीरिया में लगातार हमले कर रहा है इसराइल। और दमिश्क के गांव देहात के इलाकों में वो एंटर कर चुका है। जिस तरह से अरब का मीडिया बता रहा है कि मात्र 20 किलोमीटर के फासले पर इसराइल रह गया है राजधानी दमिश्क में। पर सवाल यहां यह है कि जो मुजाहिदीन हैं, हथियार लेकर के गए थे, जिनको देखकर बहुत से लोगों को यह नजर आ रहा था कि ये तो मौला उमर की फौज है, हजरत उमर की फौज है, जिनको यह समझ में आ रहा था कि देखो देखो ये जो दमिश्क की तरफ आ रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे हैं। लेकिन ना इस वक्त सो कॉल्ड सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे नजर आ रहे हैं और ना ही हजरत उमर की फौज नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये हजरत उमर की फौज होती और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज होती, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे होते, तो फलस्तीन से मुंह ना मोड़ते, उस इलाके पर वो कब्जा करके कत्लो गारत ना करते जिस इलाकों को तबाह करने की कोशिश अमेरिका, यूरोप और इजराइल बरसों से कर रहे हैं। आज यह हालत हो गई है कि दमिश्क पर कब्जा करने के बाद इजराइल आगे बढ़ने लगा, गोलान हाइट्स पर पूरा कब्जा कर चुका है, वो बफर जोन बना रहा है। सऊदी अरब से लेकर तुर्की से लेकर दुनिया भर के देश इजराइल के इस कदम की पुरजोर मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन साहब, ये मुखालिफत करने से कुछ नहीं होता। जो काम आप लोगों ने सीरिया की सत्ता को हटाने के लिए, सीरिया की हुकूमत को गिराने के लिए किया, उस काम के बदले में अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। और उसका अंदेशा अब नजर भी आने लगा है। देखिए कितनी तबाही मचाई है इसराइल ने सीरिया के भीतर जो भी उसके सैन्य ठिकाने थे, जो सैन्य मकामात थे, जो फौजी अड्डे थे, उन सबको तबाह कर दिया। कौन सा फाइटर जेट, कौन सा ड्रोन, कौन से तोपखाने, कौन से गोला बारूद ऐसे हैं, कौन से हथियारों के अड्डे हैं जो महफूज हैं, सबको मारकर सबको तबाह कर दिया इसराइल ने। एक भी फौजी ताकत सीरिया के पास मौजूद नहीं है जिसके दम पर सीरिया अपना मुकाबला कर सकती है। यह भी सोचा जा रहा था कि चलो कोई बात नहीं, रेबल्स ग्रुप है, हो सकता है आगे चलकर तालिबान का जेरोक्स बन जाए, जिन्होंने अमेरिका की मदद से यूएसएसआर को भगा दिया और फिर बाद में अमेरिका से लड़े भी, 20 साल तक लड़े और उनको
धूल चटाकर वापस भेज दिया, लेकिन उनसे अपना मतलब साध लिया। लेकिन जिस हयात तहरीर अल शाम की बात की जा रही है, जो ISIS का प्रोडक्ट है, जो अल कायदा का प्रोडक्ट है, उससे इतनी उम्मीद कैसे की जाए कि ये सीरिया को बरकरार रखेगा। सीरिया अब 3 हिस्से में बंटने जा रहा है। एक हिस्से पर इजराइल कब्जा करेगा, एक हिस्से पर सीरिया का नाम नहाद जो संगठन है हयात तहरीर अल शाम, यह कब्जा करेगा, यही चलाएगा। और एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसे कुर्दिस्तान कहते हैं, जहां कुर्दों की नियंत्रण वाली इलाके हैं, जहां कुर्द कंट्रोल कर रहे हैं। और उन कुर्दों को, उस SDF को अमेरिका का सपोर्ट हासिल है। सपोर्ट तो सबको हासिल है। जितने भी लड़ाकू ये आए हैं, लड़ रहे हैं, खिलाफत कायम कर रहे हैं, इस्लामी मुमलिकत कायम कर रहे हैं, इन सब के ऊपर हाथ किसका है, ये जग जाहिर है। दुनिया इनको आतंकवादी कहती है, अमेरिका आतंकवादी कहता है, यूरोप आतंकवादी कहता है। लेकिन जब से हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया पर कब्जा किया है, दमिश्क पर कंट्रोल किया है, तब से अमेरिका और यूरोप इसे आतंकवादियों की फहरिस्त से निकालने पर विचार कर रहा है, गौर कर रहा है। गौर करिए इस बात पर कि आतंकवाद की फहरिस्त में डालने वाले भी वही लोग हैं और निकालने वाले भी वही हैं जो विचार कर रहे हैं कि साहब हम निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि इनके ख्यालात तो बड़े उम्दा हो गए हैं, बड़े लोकतांत्रिक ख्यालात हो गए हैं। और ख्यालात ये हो गए हैं कि आप देख लीजिए कि आज अपने लोकतंत्र को रक्षा करने के नाम पर ये अपने इलाकों को बचा नहीं पा रहे हैं। गौर करिए, मोहम्मद अल जुलानी जिसको कहा जा रहा है, वो दरअसल जुलानी नहीं गोलानी है। और ये गुलानी कुछ कोई और नहीं है, ये गुलानी दरअसल वही गोलानी हाइट्स का नाम है, जहां का रहने वाला मोहम्मद अल जुलानी है। यह मोहम्मद अल जुलानी जिस इलाके का रहने वाला है, उस सीरिया की गोलान हाइट्स को नहीं बचा पाया। क्या बचा पा रहा है? दमिश्क पर कब्जा करने गया, बहुत बड़ा पारसा अपने आप को ये समझ रहे हैं, दुनिया को बहुत अच्छी अच्छी चिकनी चिकनी बातें दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने आम माफी दे दी। ना किसी फौजी को कोई खतरा है, ना किसी फौजी अधिकारी को खतरा है, ना सीरिया की ऑफिशियल्स को कोई खतरा है, और ना सीरिया की आवाम को खतरा है। सब के सब आओ, अपने बॉर्डर खोल रहे हैं, सब के सब अंदर आ जाओ, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। सीरिया में अब सीरियंस की हुकूमत होगी। लेकिन साहब हुकूमत क्या करेंगे? घंटा हिलाएंगे? आपके जब तमाम इलाकों पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो आप बैठकर क्या कर रहे थे? आप पॉलिसी बना रहे थे, गोले बारूद को जो है रिफिल कर रहे थे। आखिर कर क्या रहे थे? आपके रहने के दौरान ही अगर सीरिया के इतने बड़े इलाके पर बफर जोन बन जाए, कब्जा कर लिया जाए, और उसके बावजूद भी आप मुंह ताकते रह गए, तो किस बात के मुजाहिदीन आप? लोग कह रहे मुजाहिदीन है। अरे भाई कहां के आप मुजाहिदीन हैं? कम से कम जो मुजाहिदीन हैं, असली मुजाहिदीन, मर्द मुजाहिदीन, उनकी बदनामी तो ना करिए, क्योंकि वो ऐसे लोग तो नहीं हैं जो फलस्तीन को अकेला छोड़ दे। लेकिन साहब आप तो अपनी सरजमीन को ही खो दिए दुश्मन के हाथों, और वो ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना अभी से साकार हो गया। वो ग्रेटर इजराइल अब बन चुका है। पर बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है। इजराइल ने कम से कम 250 ऐसे हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसके हमले में सीरिया के बहुत से इलाके बिल्कुल तबाह हो गए और वहां पर अब इजराइल का कब्जा हो गया है। और इसमें कम से कम 3 ऐसे मिलिट्री एयरबेस हैं सीरिया के, जिनको इजराइल ने बिल्कुल तबाह कर दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। लेकिन जो बात IRGC के पूर्व कमांडर ने कहा है, पूर्व प्रमुख ने कहा है, वो गौर करने वाली है। IRGC के पूर्व प्रमुख कमांडर मोहसिन रजाई का कहना है कि 11,000 ISIS के लड़ाके इस वक्त अमेरिका के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें ट्रेनिंग पा रहे हैं, और उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द इराक में घुस सकें, इराक में दाखिल हो सकें। यानी अमेरिका और इजराइल की कोशिशें सिर्फ सीरिया तक ही नहीं सीमित है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करके
वहां पर ग्रेटर इजराइल बनाना इनका मकसद है। और ये बरसों से ख्वाब देखते आए हैं। तो गनीमत रहा कि ऑटोमन्स के जो सुल्तान थे वो लोग इनकी साजिशों को समझते थे, इनके प्लान को कदम कदम पर नाकाम कर दिया करते थे, वरना आज से 70 साल पहले ही ग्रेटर इजराइल बन चुका होता। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। सीरिया को बर्बाद करने के बाद अब सीरिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च 2025 तक आंतरिक सरकार बना लेंगे, यानी सरकार का गठन कर दिया जाएगा, जो फिलहाल आंतरिक सरकार रहेगा। उसके बाद इलेक्शन होगा या फिर कोई तानाशाही होगी, जैसा भी होगा वो दौर आगे देखने को मिलेगा। लेकिन 1 मार्च तक सरकार बनाने का ऐलान कर दिया गया है कि 1 मार्च तक सरकार बना लेंगे। वैसे भी ज्यादा दिन रहे नहीं, जनवरी आने वाला है, फरवरी आने वाला है, उसके बाद सीधे मार्च में नए नवेली सरकार का दर्शन होगा, जिसमें कई लड़ाके सूट बूट के साथ बैठेंगे, अमेरिका और इजराइल के लिए नई नई हिकमत अमली तैयार करेंगे कि कैसे इजराइल को और भी ज्यादा मदद फराहम कराई जा सके। पर बहुत से लोगों को हमारी बात खराब लगेगी। सऊदी अरब का कहना है कि इजराइल जो बफर जोन बना रहा है वो कब्जा करके, ऐसा करके वो सीरिया की सिक्योरिटी को कमजोर कर रहा है। साहब, सऊदी अरब कौन से ख्वाब देख रहा है? वो जो कह रहा है कि बफर जोन बनाकर इजराइल सीरिया की सुरक्षा को कमजोर कर रहा है, वहां सुरक्षा नाम का एक चिड़िया भी है क्या, एक परिंदा भी है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे सऊदी अरब के शाह सलमान तंज कस रहे हैं, सीरिया के हालात के मजे ले रहे हैं, इजराइल के लिए खुश हो रहे हैं। क्योंकि वो कौन से सुरक्षा की बात कर रहे हैं? वो सुरक्षा जो बिल्कुल खत्म हो गई, वो सुरक्षा जिसके नाम पर अपने मुल्क को बचाने वाले सो कॉल्ड मुजाहिदीन अभी भी दुम दबाकर एक जगह बैठे हैं, अपने इलाके को दुश्मन के हाथों से छोड़ा ना सके। वो गोला बारूद, टैंक और अपने तमाम सेना के ट्रक ले जाकर के अपने मकसद को अंजाम दे रहा है, सीरिया के इलाकों पर कब्जा करता चला जा रहा है। पर मालूम है, अमेरिका गोलान हाइट्स पर जो बफर जोन तैयार किया गया, लंबा चौड़ा, उस बफर जोन को कह रहा है कि वो एक्सेप्ट करता है, उस कब्जे को मान्यता दे रहा है। तो ये साठगांठ है इजराइल और अमेरिका की, जिसे पूरी दुनिया समझ रही है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो सो कॉल्ड हजरत उमर की फौज और सो कॉल्ड तथाकथित सलाहुद्दीन अयूबी के बेटे। क्योंकि अमेरिका यह भी कह रहा है कि वो इजराइल के सीरियाई इलाकों पर जो कब्जा है वो उसे कबूल करता है, और ये भी साथ साथ कह रहा है कि तमाम जो कब्जे हैं ना वो अस्थाई है। साहब, अस्थाई तो गोलान हाइट्स पर 1967 से वो कब्जा जमाया हुआ है, और ये अस्थाई वाला जो फॉर्मूला है ना वो लेबनान में आजमा के आ रहा है। और ये अस्थाई कंट्रोल जो है वो गजा में भी है। आज तक गजा से फौज नहीं हटी। लेबनान में सीज फायर के बाद भी सदर्न लेबनान से इजराइल की सेना इजराइल वापस नहीं लौटा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डायलॉग होता है। ये जो कब्जा है ना वो बस आर्जी तौर पर है, बाद में तो वो वापस अपने अपने इलाकों में चले जाएंगे। तब जिनको जाना होता वो चले जाते हैं, पर मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आने वाली। पर अगर दूर से कोई लड़ रहा है तो एक यमन है जो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं। हिजबुल्लाह से तो चलो इजराइल का सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर कम कहां हो रहा, वो हमले लगातार होते जा रहे हैं। यमन बाकायदा एक उसने फिर से ड्रोन दागा है। यमन के हूतियों ने एक ड्रोन दागा है और वो तेल अवीव में 15 मंजिला एक इमारत में जाकर भिड़ गई है, जिसके बाद आग लग गया, धमाके हुए, विस्फोट हुए। इजराइल और इजराइल की मीडिया बहुत ही छान फटक कर कह रही है कि साहब कोई हताहत नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, और हम तो उसको रोकने जा रहे थे। इजराइल की सेना कह रही है कि हमारा जो फाइटर जेट है ना वो उस ड्रोन को रोकने जा रहा था, लेकिन रोक नहीं पाया और एक बिल्डिंग में टकरा कर जो है धमाका हो गया। पर सवाल यह है कि जो इजराइल के लोग खतरे का अलार्म बजते ही तुरंत बंकर में घुस जाया करते हैं, वो अलार्म बजते ही उनको बचने का भी मौका नहीं मिला और
और ना ही उनको फाइटर जेट रोक पाता है उनके हमले को, हौथियों के हमले को, और बाकायदा 15 मंजिला की इमारत को वो हिट कर देती है। तो क्या सब कुछ खैरियत तो से है, सब कुछ खैर वाफियत से है, कोई नुकसान नहीं हुआ? अमेरिका के मीडिया कह रही है कोई हताहत नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नुकसान तो हुआ होगा। बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। पर लेबनान के भीतर जिस तरीके से इजराइल अभी तक कब्जा जमाया बैठा है और वहां से निकल नहीं रहा, उसका नतीजा अब यह हो रहा है कि लेबनान के भीतर इजराइल के सैनिक खुद ही मारे जा रहे हैं, खुद ही बड़े बड़े कांड करते हैं और उस कांड को सुधारने में वो खुद ही मारे जाते हैं। अब पता यह चला है कि दक्षिणी लेबनान यानी सदर्न लेबनान में इजराइल के सैनिक एक इमारत में घुस गए और वहां से साजो सामान हटाने लगे और कहा गया कि साहब वो तो सफाई कर रहे थे, बम वगैरह सब हटा रहे थे, खोजबीन रहे थे, और इसी दौरान एक हादसा हो गया, बम धमाका हो गया और पूरी की पूरी इमारत इन्हीं के ऊपर गिर गई और ये मर गए। अब तक 4 इजरायली सैनिक मारे गए। इनको इजरायली रिजर्व कहा जा रहा है, ये रिजर्व सैनिक थे और ये मारे गए हैं। वहीं अल मायदीन ने बहुत ही बारीकी से इजराइल से आने वाली खबरों को उसने छापा है। अल मायदीन ने बताया कि जो इजरायली मीडिया है वो ये बता रही है कि इजराइल ने सीरिया में खुफिया कमांड मुख्यालय को पूरी तरह से बिल्कुल तबाह कर दिया है। यानी सीरिया के पास जो उसके खुफिया कमांड सेंटर थे, खुफिया हेडक्वार्टर था, उसको इजराइल ने बिल्कुल तबाह कर दिया है, ऐसा इजरायली मीडिया दावा कर रही है। और उसी दावे को अरबी चैनल या अरबी आउटलेट्स अल मायदीन दिखा रहा है। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही मासूमियत के साथ इजराइल को डांट फटकार लगाई है कि ए मुन्ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम सीरिया में उसके इलाकों पर हमला कर रहे हो, कब्जा कर रहे हो, ऐसा करके तुम उसकी सालमियत को खतरा पहुंचा रहे हो, उसकी संप्रभुता पर तुम हमला कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी डांट लगाई है कतर के विदेश मंत्रालय ने, यानी कतर ने। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। तुर्की का जो विदेश मंत्रालय है उसने भी इजराइल के जरिए गोलानी हाइट्स के इलाकों को कब्जा करके बफर जोन बनाए जाने की बहुत मुखालिफत की है। कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा गलत कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और ये निंदा वाला जो डायलॉग है ना, वो आज से नहीं, वो अक्टूबर 2023 से सुनने को मिल रहा है। अक्टूबर 2024 बीत गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आने वाला है और इस 13, 14, 15 महीने तक अगर देखा जाए गौर करके तुर्की की तरफ कान लगा करके, तो आपको बस निंदा के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं रजब तैयब एर्दोगान, लेकिन जो कांड उन्होंने अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर सीरिया में अंजाम दिया है, आने वाले दौर में मुसलमान इनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। पता नहीं ये कैसे इस्लामी खिलाफत लागू करेंगे, कैसा इस्लामी मुमलिकत लागू करेंगे। ऐसे ऐसे नेताओं के मन में अगर नफरत भरी है, ऐसे ऐसे नेताओं के मन में अगर मक्कारी ठूस ठूस कर भरी है, तो ऐसे लोगों पर कितना यकीन किया जा सकता है? ऐसे लोग यकीन के लायक नहीं है, क्योंकि ये कभी भी दुश्मनों के साथ जाकर मिल जाएंगे, हाथ मिला लेंगे, धोखा देंगे, गद्दारी करेंगे और हम और आप इनकी मक्कारियों की दास्तान सुनते और सुनाते रह जाएंगे। वही दूसरी तरफ मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उन्होंने बशारुल असद के ऊपर बोलते हुए कहा कि बशारुल असद अपनी सेना से बिल्कुल नाखुश थे और वो बाकायदा ईरान के साथ इसका जिक्र कर रहे थे। उसमें वो ये भी जिक्र करते हैं कि बशारुल असद इस बात से हैरान थे कि उनकी सेना आखिर दुश्मन के सामने टिक क्यों नहीं रही है, लड़ क्यों नहीं रही है। मुजाहमत बिल्कुल किया ही नहीं उनकी सेना ने, डिफेंस ही नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो खुद को एक हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन महमूद अराक्ची ने जो बातें कही हैं कि बशारुल असद अपनी सेना से नाखुश थे, उनको डर था कि उनकी सेना लड़ पाएगी भी नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। वहीं रूस ने सीरिया के जो राष्ट्रपति रहे हैं बशारुल असद, उनके जरिए ओहदा छोड़ करके ही तो हटा गया। ओहदा छोड़ करके सौंप दिया कि लो भाई तुम संभालो, हम तो निकले अब। तो जाहिर सी बात है
वो इस्तीफा दे करके अपना ओहदा छोड़ कर हटे हैं। तो जब वो ओहदा छोड़ करके हटे हैं तो रूस ने कहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशारुल असद ने जो अपना ओहदा छोड़ा है, पद त्यागा है, ये उनका निजी फैसला है। इसका सीरिया से, सीरिया की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मतलब चाहे ईरान हो चाहे सीरिया हो, दोनों ही फौजी तौर पर अपने तैयार थे कि जो उससे भी इशारा मिलेगा हम अपनी सेनाएं भेजेंगे, काम भी कर रहे हैं। बल्कि रूस ने तो हवाई हमले भी शुरू कर दिए थे। ईरान भी अपनी सेना तैयार कर रहा था, वहां भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही बशारुल असद साहब निकल लिए। खैर, हम लोग तो सिर्फ एक मुबारकबाद दे सकते हैं। मुबारक हो, ग्रेटर इजराइल बन गया। मुबारक हो, जो इस्लामी मुमलिकत कायम हो रही थी उसने बहुत अच्छा काम किया है। जो काम अब तक इतने लंबे चौड़े दिन गुजर जाने के बाद, जो काम इजराइल कई दशकों में ना कर पाया, वो काम महज एक हफ्ते के अंदर ही जो तथाकथित इस्लामिक रेबल्स, सुन्नी संगठन हयात तहरीर अल शाम है, इन लोगों ने कर दिखाया। अभी तो किस्सा शुरू हुआ है दोस्त, अंजाम तो देखना बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह खबर आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वो वीडियोस भी देखते हैं, वाहवाही भी करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब करते नहीं हैं। ऐसा जुल्म ना करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।